Okay, guys. Hello, everyone. So, I welcome you all to our first class on accounting. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, yes, sir. Great, great. How are you all, guys? How is everything going? I think some of your classes are have been started, right? From 10th, you are taking live classes, and also, how is the experience till now? So, guys, I'm sharing my screen. Let me know once it's visible. Are you able to see my screen? Yes, sir. It's visible. Okay, okay, great. So, how many of you have gone through these basics of accounting lectures? This one in basics of accounting, some lectures. Are you able to watch this? किसी को टाइम मिला देखने का? थोड़े बहुत देखे हो कि किसी ने भी? Okay, Harsh has seen. Okay, rest of the guys. Okay. नो प्रॉब्लम बट आई एडवाइज यू गाइस कि प्लीज आप जब भी क्लास में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप देख के आएंगे ना तो ज्यादा बेटर डिस्कशन हो पाएगा। वैसे मैं आपको सब बेसिक से ही बताऊंगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप नहीं भी देख के आए हैं तो। पर स्टिल आई वुड एनकरेज कि आप जब भी लाइव क्लास में आएंगे तो देख के आएंगे। जैसे आज मैं जो कवर करूंगा टॉपिक्स वो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट तक। ओके, मतलब 7-8 लेक्चर्स आपके कवर हो जाएंगे जिनका ओवरव्यू हम देख लेंगे, और अगली क्लास में रिमेनिंग वाले कवर होंगे। तो आप जब भी अगली क्लास में आएंगे ना तो ये वाले सारे लेक्चर्स देख के आएंगे। अगली क्लास आई थिंक वापस हमारी ये नेक्स्ट सैटरडे होगी अकाउंट्स की। ये सारे लेक्चर्स आप देख के आएंगे, प्लस पीडीएफ्स थोड़े बहुत आप पढ़ के आएंगे जितना आपको टाइम मिलता है पूरे वीक में, प्लस ये वाला टेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उतना बड़ा रोल नहीं है, एक बेसिक टेस्ट है। तो ये आप प्लीज देख के आइएगा। ओके, सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दी सेशन, टुडेज सेशन। इसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से कवर करते हैं। ओके, सो ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। ओके, वर्कशॉप्स में एंड फर्स्ट क्लास में भी, राइट। आज हम ये वाला पोर्शन कवर करने का ट्राई करेंगे, प्लस दी ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस रिलेटेड है ये वाला। ओके, तो बेसिक बेसिक की क्लास रहेगी, बिल्कुल स्क्रैच से चालू करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अकाउंटिंग पढ़ने की नीड क्या है। ओके, क्योंकि अकाउंटिंग ना मुझे ऐसा लगता है बड़ा अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, फाइनेंस बहुत ओवररेटेड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल। पर क्या आपको किसी को भी आइडिया है कि वॉरेन बफेट ने काफी बार सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं, कंपनीज बाय कर लिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के। कभी वो मिले भी नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। ओके, कभी उनसे मीटिंग भी नहीं करी, डायरेक्टली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, एक फोन कॉल लिया और कंपनीज बाय कर ली। क्योंकि अकाउंटिंग से काफी सारी चीजें पता चल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। हाउ दे आर मेकिंग मनी, हाउ दे आर इन्वेस्टिंग मनी, उनका ग्रोथ स्ट्रैटेजी, राइट। तो फाइनेंस बहुत बाद का पार्ट होता है, पहले तो अकाउंट्स ही बनते हैं। और जितने अच्छे से अकाउंट्स बनते हैं उतना बढ़िया उनका एनालिसिस हो सकता है। प्लस अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस? क्योंकि आप देखेंगे जब भी बिजनेस के बारे में बात हो रही होगी तो अकाउंटिंग टर्म्स यूज होंगे। इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा मार्जिन। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमको अकाउंटिंग का बहुत साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। भले ही वो स्टॉक मार्केट हो, भले ही कुछ भी हो, राइट। अकाउंटिंग का हमको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसकी टर्म्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इस कोर्स में हम सारी की सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये वाली जो टर्म्स है, इबिट है, इबिटा मार्जिन है, ये सारी आपकी रेशियो एनालिसिस वाले पार्ट में कवर हो जाएगी। ओके, आज मैं चालू कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। अकाउंटिंग को एडवांस लेवल पे समझने से पहले उसका एक प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई नो आप सब बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, कुछ कुछ एमकॉम भी कर रखी होगी। पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करता हूँ ताकि आपका एक अच्छा रिविजन हो जाए। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमको करना पड़ता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। वाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? नॉन मॉनेटरी चीजें अकाउंटिंग में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके, इसलिए हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से चालू होती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीएफओ को हायर करता हूँ बिजनेस में, हायर कर रहा हूँ सिर्फ, कुछ पे नहीं कर रहा। ओके,
दिस इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसे सैलरी पे कर रहा हूँ, दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग करनी है तो कहाँ पे करनी पड़ेगी? तो एक बुक होती है जर्नल, उसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसको मैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलता हूँ। हम आगे पढ़ेंगे, जर्नल का फॉर्मेट भी देखेंगे। इसको हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। प्राइमरी एंट्री क्यों बोलते हैं? एनीबडी? क्यों प्राइमरी एंट्री बोलते हैं इसको? सर सबसे पहले इसका ही होता है इसलिए। परफेक्ट परफेक्ट अक्षता, सबसे पहले हम एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये प्राइमरी है। उसके बाद हमारा लेजर आता है। ओके, इसको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपके एमसीक्यू पर पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हमको जो रिकॉर्ड कर लिया उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब, यहाँ पे तो हमने सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, अब उसका क्लासिफिकेशन भी तो जरूरी है। कैश के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, डेटर के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह। ओके, ये काम हम लेजर में करते हैं। यहाँ पे तो हम एंट्री करते रहते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ एंट्री करते रहते हैं। यहाँ पे हम उन एंट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, एंट्री भी कर दी, क्लासिफिकेशन भी कर दिया, तो ये इनफ नहीं होता। ओके, सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना काफी नहीं होता। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आए, जब तक उससे इनसाइट्स जनरेट नहीं हो, तो इसलिए उसका समराइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समराइजेशन की सबसे पहली स्टेप होती है ट्रायल बैलेंस। कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? सबसे प्राइमरी रीजन क्या है? सर मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड की जो टोटल्स है वो इक्वल करने के लिए। ओके, राइट, परफेक्ट। अगर मैं इसे एक वर्ड में बोलूं तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। राइट, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। जैसा आपने बताया, डेबिट की साइड जो है वो क्रेडिट के बराबर है या नहीं। तो कोई एरर होता है छोटा मोटा तो इसी स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, लेजर जो है वो फाइनल एंट्री है, और ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस असरटेन करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सिर्फ प्रॉफिट जान लेना काफी नहीं होता। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मेरे बिजनेस का इस बार 1 CR का प्रॉफिट हुआ, सो एवरीबडी मस्ट बी हैप्पी कि अरे क्या बात है, 1 CR का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 20 करोड़ के मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं, ये मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। ओके, तो सिर्फ प्रॉफिट काफी नहीं होता। 1 CR का प्रॉफिट कर लिया, दैट्स गुड। बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। राइट। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीजें करने के बाद, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन गेन करने के लिए, कि अब आगे क्या करें, आगे और प्रॉफिट कैसे करें। 1 करोड़ का प्रॉफिट तो कर लिया, अगली बार 2 करोड़ का करना है तो कैसे करें। राइट, तो इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन से। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल स्टेप, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। क्योंकि एक बिजनेस में ना सिर्फ प्रोपराइटर और वो नहीं होता, जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके यूजर्स, ओके, उनको कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजर्स में सब कुछ आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, बैंक्स आ जाएंगे, नो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे। ये सारे हमारे यूजर्स हैं। अल्टीमेटली हम कर ही इसलिए रहे हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए कि हमारा बिजनेस कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ताकि बैंक्स को अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरी सेल्स बढ़ रही है, राइट, मैं मेरे क्रेडिटर्स को बोलूंगा कि मेरी सेल्स बढ़ रही है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो दे विल बी विलिंग टू गिव मी लोन्स, फंडिंग्स, राइट। तो एट द एंड हम सारी की सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं हमारे यूजर्स को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, उसका ब्रीफ। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं एक बार ड्रिल करके थोड़ा सा कि कैसा होता है, क्या होता है। सबसे पहली चीज आती है जर्नल। ओके, सबसे पहली बुक आती है जर्नल। सबसे पहले तो क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, उसको हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। सबसे पहले यहाँ एंट्री हो रही है, इस पे एक एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्यों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या होता है? डेट वाइज। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे पहले की इसकी बाद की डेट का ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्रोनोलॉजी मेंटेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लेजर। ये हम क्यों बनाते हैं? क्लासिफाई करने के लिए।
से फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट। अब इन जर्नल को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि राम से मुझे कितना पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्लासीफाई कर दूंगा, जहां जहां पे भी राम आ रहा है ओके, उसको लेजर में लेके चले जाऊंगा, जहां जहां पे भी राम आ रहा है उसको लेजर में लेके चले जाऊंगा। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जर्नल है ये एक एंट्री लेवल डिटेल है, राइट, सिर्फ एंट्री बता रही है। और जो लेजर है वो क्या है, अकाउंट लेवल डिटेल है, हर अकाउंट पे बता रही है। जितने भी हम्म जर्नल के अंदर अकाउंट्स खुलेंगे, जितने भी जर्नल के अंदर अकाउंट्स आ गए, उन सबका लेजर बनाना पड़ेगा। ये तो हम सबको पता है, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है ताकि मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता चले कि अच्छा राम से इतना बैलेंस था और इतना कैश रिसीव हो गया। ओके, तो फाइनल बैलेंस पता करने का एम ही हमारा लेजर से होता है। तो सर फिर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? अब देखो कितने सारे लेजर्स बन जाएंगे, 1,000 अकाउंट्स अगर आ गए जर्नल में तो 1,000 लेजर्स बन जाएंगे, राइट। तो समरी फॉर्म में अगर मुझे देखना होगा, अच्छा राम से इतना बाकी है, कैपिटल अकाउंट में उतना चल रहा है, बिल्डिंग में उतना चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायल बैलेंस बना लूंगा, जिसमें क्या आएगा, जितने भी लेजर्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे डेबिट और क्रेडिट में, राइट। और इससे मेरा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाएगा कि मेरे डेबिट जो है वो मेरे क्रेडिट के बराबर है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ एंट्री में ही गड़बड़ हो गई है, जर्नल में ही गड़बड़ हो गई है, लेजर में ही गड़बड़ हो गई है, यही पता चल जाएगा, राइट। पूरा प्रॉफिट निकालने के बाद पता चला बैलेंस शीट भी बना दी, फिर पता चला डेबिट और क्रेडिट ही मैच नहीं हो रहे हैं आखिरी में, राइट। ऐसा बहुत बार होता है एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट। तो इसीलिए पहले ही ट्रायल बैलेंस से एक चेक ले लिया जाता है कि हमारी जर्नल लेजर के अंदर कोई इशू तो नहीं है। ओके, क्योंकि सबसे टेडियस टास्क जर्नल और लेजर का ही होता है, राइट, रिकॉर्डिंग का। तो यही हम इंश्योर कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग P&L। सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना काफी नहीं है, राइट, प्रॉफिट पता होना चाहिए। अल्टीमेटली सबको प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, किसी को भी रिकॉर्डिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहला पार्ट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट का, अगला बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग वाला पार्ट वो बनाता है जो ट्रेडर होता है। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन ला रहा हूँ कहीं से और उसको सेल कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाऊंगा। ओके, स्कूल्स में हम जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो लगभग थोड़ा सेम होता है, दोनों ही अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कंसिडर्ड होते हैं, सारी डायरेक्ट इनकम, सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, सब डायरेक्ट डायरेक्ट वाले, परचेज हो गई, परचेज रिटर्न हो गया, वेजेस हो गई। ओके, नेट प्रॉफिट में क्या निकलता है, सारे इनडायरेक्ट वाले, सारे इनडायरेक्ट खर्चे, सारी इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया कस्टमर को, इनडायरेक्ट। कोई डिस्काउंट रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट। ये सारा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आ जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। अच्छा ट्रेडिंग P&L अकाउंट में क्यों बनाता हूँ, परफॉर्मेंस जानने के लिए। कौन सी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए कि कितना बढ़िया परफॉर्म किया बिजनेस में। बैलेंस शीट क्यों बनाता हूँ, पोजीशन जानने के लिए, क्या पोजीशन चल रही है फाइनेंस की। ओके, बैलेंस शीट के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारी असेट और लायबिलिटी साइड हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स के बारे में भी। ओके, और इनकी टोटल हमेशा इक्वल आती है। ये ट्रायल बैलेंस में एक चेक हो गया, दूसरा चेक यहाँ पे हो गया कि हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्री सारी सही पास की है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी आपका डेबिट जो होगा वो क्रेडिट के बराबर आएगा, असेट्स जो होंगी वो लायबिलिटीज के बराबर आएंगे। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेस का रफ आइडिया था, मैं कह सकता हूँ। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की डेफिनेशन आप PDF से पढ़ सकते हैं, क्या होती है मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ क्या होती है। सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। अच्छा, बुक कीपिंग एक बहुत छोटा पार्ट होता है और अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, अगर अकाउंटिंग ये पूरा सर्कल है तो बुक कीपिंग इसका छोटा सा पार्ट है सिर्फ। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेटेड एग्जाम में भी आए हुए हैं। ओके, हम देखेंगे भी उनको। मैंने आज के प्रेजेंटेशन में रिलेटेड एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं और मैं ऐसा हर लेक्चर में करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा मैं आपको नवोदय विद्यालय और जो भी रिलेटेड एग्जाम्स है उनके क्वेश्चन साथ में ही आपको करवाता जाऊंगा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है,
कैसे भी करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो। पर अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्डिंग तक लिमिटेड नहीं होता। ओके, अकाउंटिंग का होता है कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखना, पूरा यूजर को कम्युनिकेट करना और एनालिसिस करना। अकाउंटिंग एक बहुत मेजर टर्म है, बुक कीपिंग उसका बहुत छोटा सबसेट है। स्किल्स क्या चाहिए होते हैं? बुक कीपर को कोई ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए होते, उसको सिर्फ जर्नल एंट्री मारना आनी चाहिए, लेजर में पोस्ट करना आना चाहिए। पर एक अकाउंटिंग के अकाउंटेंट को, जो आप बनने वाले हो, आप लोगों में एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नेचर वाले। आप लोगों को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना नहीं, उसको एनालाइज करना आना चाहिए, रेशो एनालिसिस आना चाहिए। ओके, उससे कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। जैसे डेट इक्विटी रेशो निकाल लिया, तो निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, क्यों डेट इक्विटी रेशो बिगड़ा, क्यों अच्छा हुआ, उन सब के रीजंस आपको पता होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग में बात करें तो बुक कीपिंग जो होती है उससे कोई डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जर्नल और लेजर सिर्फ है ना, रिकॉर्ड कर लेने से कुछ नहीं होता, हमने बात करी थी अभी पीछे, राइट। उसके लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है, ताकि पता चले कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आगे के कैसे प्लान हो सकते हैं, राइट। जब तक पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, राइट। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में एनालिसिस वाला कोई पार्ट नहीं होता, पर अकाउंटेंट जो होता है, ओके, वो उसके अंदर पूरा एनालिसिस का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। बुक कीपर का जो वर्क होता है बेसिकली वो एक लोअर लेवल का होता है, मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग के अंदर। ओके, तो जो बुक कीपर का काम होता है वो अकाउंटेंट चेक करता है। जैसे आप भी वहां जॉब करेंगे तो हर चीज आपको रिकॉर्ड नहीं करनी रहेगी, आपको बुक कीपर्स की रिक्वायरमेंट दी जाएगी, अगर काम ज्यादा होता है वहां तो बुक कीपर्स भी मिलते हैं। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन में बुक कीपर्स होते हैं, और अकाउंटेंट जो होता है वो उसका काम ओवरसी करता है। ओके, तो ये एक रफ मैं कह सकता हूँ डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। ये आपको आपके पीडीएफ में भी मिल जाएगा, प्लस लेक्चर्स में भी कवर्ड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी कवर्ड है। अब अगर बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो यहां तक का जो टास्क था, मैं कह सकता हूँ कि ये बुक कीपर का टास्क है, राइट। आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड कर लेना। और यहाँ का जो टास्क है ये प्रॉपर एकदम अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटेंट का टास्क है, राइट, बुक कीपर का टास्क नहीं है। एज अ होल हम पूरे को ही अकाउंटिंग कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक है ये इसका एक सबसेट है, बहुत छोटा सा, जो बुक कीपिंग का काम है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सबने बोलना ही बंद कर दिया है? यस सर। समझ आ रहा है। आ रहा है समझ में समझ? आ गई। चलो बढ़िया है, ऐसे बताते रहा करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये आपके नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक कीपिंग का क्या मतलब होना चाहिए? एनीवन? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। परफेक्ट परफेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, कोई बता सकता है? फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ओके आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ओके, कैन यू टेल मी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन राइट वहां से चालू हो जाती है। मेरे हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉपरली चालू होती है, बुक कीपिंग चालू होती है यहाँ से तो, राइट। एज अ होल अकाउंटिंग आपने सही बोला कि अकाउंटिंग यहीं से ही चालू होती है। पर अगर मैं बाइफरकेट कर दूं यहाँ पे अकाउंट्स को और बुक कीपिंग को, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से तो बुक कीपिंग चालू होती है। अच्छा, अकाउंटिंग कहाँ से चालू होती है? जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है, राइट। परफेक्ट, अंशिका हैज सेड। ओके, तो आपके पहला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, जहां से रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग का बेसिकली, और अकाउंटिंग चालू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ओके, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, उस नवोदय विद्यालय वाले पेपर में क्या हुआ था, एक पैराग्राफ दे दिया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिए थे। पर कहीं पे भी वो पैराग्राफ रिलेटेड नहीं था उतना। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको एक पैराग्राफ दें और उससे अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ओके, यहाँ पे बुक कीपिंग के बारे में कुछ लिख दिया, अकाउंटिंग के बारे में कुछ लिख दिया, और नीचे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। पर मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये वाले सारे आंसर आ जाएंगे, राइट। क्योंकि पहले तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग रह चुका है ट्वेल्थ में, राइट। और उसके बाद आप हम क्लासेस में भी सब डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आना चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए पैराग्राफ की तो, राइट।
वो तब जरूरत पड़नी चाहिए जब थोड़ा भी, एक बार पढ़ना तो है हमको पैरा, मैं ये नहीं कह रहा पैरा मत पढ़ना, राइट, पैरा तो हमको बिल्कुल पढ़ना है, पर आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ तो। अच्छा बताओ, पहले वाले स्टेटमेंट की बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फॉल्स। फॉल्स है, और कोई भी मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है, फॉल्स है, वो तो अकाउंटिंग का होता है, राइट, बुक कीपिंग का थोड़ी होता है। बुक कीपिंग का तो सर अभी तो बताया आपने, रिकॉर्डिंग होता है, राइट। फिर अगला, बुक कीपिंग इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस एंड देन इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड। फॉल्स। फॉल्स। ऑब्वियसली फॉल्स, राइट, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग का काम होता है, समराइजिंग अकाउंटिंग। राइट। Bookkeeping function is performed by senior staff and is analytical in nature. ट्रू। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। Perfect. ये जूनियर स्टाफ करता है, सीनियर स्टाफ नहीं करता है, और ये एनालिटिकल बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल प्रोसीजरल होता है, राइट। अकाउंटिंग का रहता है ना सर? हाँ जी, एनालिटिकल और सीनियर स्टाफ सिर्फ अकाउंटिंग करती है, अकाउंटेंट्स करते हैं। ओके, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स थे। अच्छा अगला बताओ, इसमें से कैपिटल रिसीट, नो डाउट हमने पढ़ी नहीं है, पर सबको आइडिया होगा कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, नहीं भी होगा तो मैं बता दूंगा। इसमें कौन सी कैपिटल रिसीट नहीं है ये बताओ। सबसे पहला आ रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन। अच्छा, कोई ओल्ड मशीन पड़ी हुई थी उसको बेच दिया। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिनिश गुड्स से कुछ अमाउंट मिला। सी। एक और है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और अनदर इज सेल ऑफ फर्नीचर। अच्छा, किसी ने सी बोला, इन्वेस्टमेंट वाला। और कोई? बी। बी। ओके, दो बी। लोग बी बोल रहे हैं, अरे बड़ा नहीं कंफ्यूजन है सर, यार। बी नहीं होगा सर। ओके, फिर क्या होना चाहिए? सर इट विल बी डी, सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, एक बार क्वेश्चन सब वापस पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट एग्जाम्पल? नॉट यस सर, बी होगा। आधे लोग तो कैपिटल रिसीट का एग्जांपल बता रहे सॉरी, हैं मेरे हिसाब से। बी होगा सर, बी ओनली। एग्जैक्टली बी होगा, क्यों? क्योंकि ये सारे तो कैपिटलाइज्ड होने वाली चीजें हैं यार। मशीनरी तो फिक्स एसेट में दिखती है, इन्वेस्टमेंट वापस एसेट साइड में दिखता है, राइट, फर्नीचर वापस फिक्स एसेट साइड में दिखता है, और फिनिश गुड्स को सेल करना ही तो हमारा काम होता है, ये तो रेवेन्यू नेचर का है ना, राइट। यस सर, राइट। मशीनरी और इन्वेस्टमेंट थोड़ी बेच देते हैं हम बिजनेस में। It is related to balance sheet then. पार्डन? Sir, I think this question is related to balance sheet directly. नॉट बैलेंस शीट, यू कैन से, बिकॉज कैपिटल रिसीट पूछा है, ये तो बेसिक हमको पता होना चाहिए, राइट, बैलेंस शीट का ये नहीं है। ओके, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस ना जनरली आपको क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि नॉन करंट असेट में क्या आता है, ओके, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, वो हम बैलेंस शीट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो हमारी कैपिटल असेट से आ रही होती है, राइट। ये जो फिनिश गुड्स है, ये तो क्या है, ये तो हमारा करंट असेट होता है, राइट, इसको तो बेचना ही हमारा काम होता है, तो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड एग्जाम्स में आया हुआ है। अच्छा, असेट और लायबिलिटी जो होती है ना, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है, सबको पता है, राइट। यहाँ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ से रिलेटेड होती है? पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस निकालते हैं, राइट। इतना सबको क्लियर है। अच्छा, असेट क्या होती है, कोई मेरे को एक वर्ड में बता सकता है असेट क्या होती है, बिना एलोबरेट किए, सिर्फ एक वर्ड में, क्योंकि आता तो सबको है कि असेट क्या होती है। एक या दो वर्ड में कोई बता दो, एक वर्ड में? दो वर्ड में बता दो, एक में नहीं तो। जो So हमारी business होती है बिजनेस पार्डन? की। business worth. बिजनेस वर्थ, ओके, और कोई? सब बीकॉम वाले हो यार, एसेट तो बताओ, सर जिस पे हमारा हक ऐसे मत होता है। करो। क्या हाँ, होता जिस है? पर हमारा अधिकार होता है। अधिकार होता है, ठीक है, और सर So we बैंक। can the business goodwill. गुड, अच्छा चलो, ये तो एग्जांपल देना चालू कर दिया, अब असेट नहीं बता रहे हो, चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह सकता हूँ वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं मेरे, राइट, Yes वैल्यूएबल sir. रिसोर्स मेरे सारे असेट्स होते हैं, एक वर्ड में बोलो तो। लायबिलिटीज के लिए क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरे ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट। रेवेन्यू आप सब लोगों को पता ही है, इसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं, इसको हम सेल्स भी बोलते हैं, ओके। जो भी मैंने बेचा, जितने पे भी बेचा,
10 रुपए पे कुछ खरीद के लेके आया, 100 रुपए पे बेच दिया, 100 रुपए मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, बहुत ही सिंपल, आपको पता है 100 रुपए कमाए थे, 80 रुपए खर्चा हो गया, 20 रुपए प्रॉफिट बचा, राइट। ये 80 रुपए जो है ये एक्सपेंसेस है। सर प्लीज हाँ नर्स कह असेट्स रहे हैं बेनिफिट, राइट, बेनिफिट भी करेक्ट है। पार्डन। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का एक बार वापस बताइए। ओके श्योर। असेट्स जो होते हैं वो मेरे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ऑफिस प्रेमाइस हो गई, स्टॉक हो गया। ये मुझे पैसा जनरेट करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ओके, एनीथिंग विच पुट्स मनी इनटू माय पॉकेट इज माय एसेट। फर्नीचर खरीदा मेरे बिजनेस में काम आएगा, स्टॉक खरीदा बिक जाएगा, पैसा जनरेट करेगा, राइट। दे आर दी थिंग्स विच पुट मनी इनटू माय पॉकेट, मेरी जेब में पैसा डाल रहे हैं, और लाइबिलिटीज मेरी जेब से पैसा निकालेंगी, ऑब्लिगेशंस होते हैं। ओके ओके और डिटेल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो ऐसी हमारी टी फॉर्मेट बैलेंस शीट थी जो अब नहीं बनती है, ठीक है। पर समझने का मजा इससे ही आता है, राइट। बैलेंस शीट बढ़िया अच्छी समझ में आती है। वर्टिकल फॉर्मेट वाली किसी को मजा नहीं आता। वर्टिकल फॉर्मेट वाली भी कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेक्चर में, फिलहाल एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। असेट्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट असेट जिनको मैं फिक्स असेट बोल सकता हूँ, और करंट असेट इनको हम फिक्स असेट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया ये सारा आपका नॉन करंट असेट हो, ये सब 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदिए। ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया स्टॉक, डेटर, कैश, ये सारा मेरा करंट असेट हो गया। ये 1 साल के अंदर अंदर सब सेटल हो जाएगी, निकल जाएगी सब, राइट। स्टॉक होगा तो 1 साल के अंदर बिक जाएगा, डेटर्स होंगे तो जनरली 1 साल के अंदर रिसीव हो जाएंगे, और कैश तो मेरा सबसे ज्यादा लिक्विड होता ही है, राइट। ये तो चलता रहेगा बिजनेस में। लाइबिलिटीज की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन्स तक, ये मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी है। और ट्रेड क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन में क्यों लेता हूँ ओवरड्राफ्ट वाला, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ये भी एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था। अब थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको मैं मेरा कैपिटल बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं मेरी इंटरनल लाइबिलिटी भी बोल सकता हूँ, एमसीक्यू के अंदर आ जाएगी इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल होती है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज भी बोल सकता हूँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी बोल सकता हूँ। ओके तो आपको कंफ्यूज किया जाएगा एमसीक्यू में, तो होना मत कंफ्यूज, है ना। यही हो जाना जितना होना है, एग्जाम में मत होना। ये वाला पोर्शन हो गया कैपिटल, ये वाला पोर्शन हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट ऐसे अलग अलग पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। इसको हम लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, इसको एज अ होल हम असेट बोलते हैं, राइट। एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, किसी को पता है क्या होती है, यस सर। बताओ फिर। सर जहाँ पर मीन्स लाइबिलिटी और एसेट्स को दोनों साइड्स को इक्वल करते करते हमको मतलब कैपिटल जितना लगा रहे हैं, हम जितना भी कैपिटल लगा रहे हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वली हर जगह पर। ये ठीक है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यस सर। राइट सर। है ना। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यही तो होता है, ये दोनों क्रेडिट होते हैं, ये डेबिट होता है इसका बैलेंस, राइट। इसी को हम ड्यूअल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी। ड्यूअल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी आगे, ड्यूअल कॉन्सेप्ट ये हमेशा टोटल बराबर आती है, राइट। होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ पूछ लेना मेरे से, नहीं तो भले ही अगली क्लास में पूछ लेना। ओके नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। सर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कन्वेंशन क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो एक तरह से प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं, रूल्स आप कह सकते हैं, ओके। अकाउंटिंग के वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स। कन्वेंशंस जो होती है वो प्रैक्टिसेस होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि अच्छा बताओ क्या कॉन्सेप्ट है क्या कन्वेंशन है, अच्छा बताओ अक्रूवल कॉन्सेप्ट है या कन्वेंशन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक केस स्टडी दे देंगे, उसमें बताएंगे कि बताओ क्या लग रहा है, ओके अक्रूवल लग रहा है, बिजनेस एंटिटी लग रहा है, गोइंग कंसर्न लग रहा है, बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ी देर में बताता हूँ अभी। तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं। देखो अकाउंटिंग आज मैं करूंगा तो बहुत अलग टाइप से करूंगा, ओके आप करोगे तो बहुत अलग टाइप से करोगे, राइट। तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, मान लो मैंने मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग कर दी, बिल्कुल ही अलग तरीके से कर दी, आपने आपके बिजनेस की बिल्कुल ही अलग तरीके से कर दी, दोनों का बिजनेस सेम था, दोनों की रिटेल कोई शॉप थी, ओके से फॉर एग्जांपल रेडीमेड की शॉप थी,
पर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी कंपेरेबल हो पाएंगे? हो ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। तो जब मैं रेशियो एनालिसिस करने बैठूंगा, ओके, तो हेडेक हो जाएगा मुझे। क्यों? क्योंकि दोनों के रूल्स ही अलग थे। आपने बिल्कुल अलग तरीके से कर दी, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से कर दी। तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए रेशियो एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए कि हाँ मैं उसको एनालाइज कर पाऊं बाद में, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस बने कि भाई सब एक ही तरीके से करो, अलग अलग तरीका मत यूज करो। ओके, कंपैरेबिलिटी एनहेंस करनी। तो समझते हैं कुछ को। सबसे पहला और सबसे मोस्ट वाइडली आज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। किसी को पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनीवन को बताना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा? आधे लोगों ने तो अभी तक अनम्यूट बटन नहीं दबाया है, मेरे हिसाब से दो तीन लोग ही बोल रहे हैं। ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। ठीक है, चलो राइट। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ जी, कोई बता रहा है, चलो कोई बता रहा है फाइनली, सर बताइए। business entity means who is the owner of the business means the person. राइट, कैन यू इलेबोरेट ऑन दिस? ओके, अंशिका कह रही हैं बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। परफेक्ट, परफेक्ट, आप भी यही कहना चाह रहे थे, राइट? बिजनेस इज Yes. डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, राइट? तो बिजनेस जो होता है ना, वो ओनर से बिल्कुल अलग होता है, ऐसा अकाउंटिंग में माना जाता है। इसीलिए तो कैपिटल आपको लाइबिलिटी साइड दिखती है। बहुत लोगों को माइंड में होता है, कंफ्यूजन होता है, पूरी सारी डिग्रियां करने के बाद भी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्यों आती है? कैपिटल तो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस में, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आती है लाइबिलिटी साइड में। ये कैपिटल जो है ना, वो तो ओनर की है, ओनर का असेट है कैपिटल, तो बिजनेस का थोड़ी असेट है। ओनर ने बिजनेस को दिया उधार पे कि ले 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के दे, राइट? ऐसे ही होता है। आई गिव यू 1 लाख रुपीज, गिव मी प्रॉफिट। तो दैट्स एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस, राइट? और ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, इसीलिए ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आती है। अच्छा, इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम में दोनों नाम से आ सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस एंटिटी नाम से ही आएगा। तो जब भी अलग अलग होने की बात हो ना, तू तेरा तू मेरा वाली बात हो जाए ना, तो बिजनेस एंटिटी लग रहा होता है उस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। होता ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम फर्क करते हैं कैपिटल रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स में। इसीलिए हम फर्क करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मेरा फिक्स असेट है, ये मेरा करंट असेट है। अरे जब बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो फिर क्यों बोलूंगा कि फिक्स असेट है? बेचने वाला हूँ ना सब, वैसे भी बंद करने वाला हूँ, राइट? तो इसीलिए डिस्टिंक्शन करने के लिए मैं अलग अलग ये डिवाइड कर देता हूँ चीजों को, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लग रहा है। अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान लो ब्रीच हो गया, मुझे कल पता चल गया कि दुकान बंद होने वाली है, क्या करूंगा हम बताओ? कोई भी आइडिया किसी को? कॉस्ट पे वैल्यू करता रहूंगा सबको, बोलूंगा हाँ प्लांट एंड मशीनरी तो 1 लाख की है, मार्केट में इसके मान लो 60,000 आ रहे हैं। तो भी क्या मैं बोलूंगा कि 1 लाख की है, या मैं इसको मार्क टू मार्केट कर दूंगा? सर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू देखेंगे। एग्जैक्टली exactly. उसकी रियलाइज वैल्यू देखेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइज वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? तो उसको मार्क टू मार्केट कर दूंगा मैं, इसको जो भी आज मेरे को रियलाइज होने वाला है उस पर लेके आ जाऊंगा, सब सारी एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को। ओके, अगला है अक्रूवल। अक्रूवल बोलता है जिस पीरियड में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी में रिकॉर्ड करो। से फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आया मेरी शॉप पे, 1 लाख रुपए दे के चला गया और बोला कि गुड्स मैं अगले साल लूंगा, इस साल नहीं लूंगा, अभी तुम पैसे पकड़ लो। मैंने ले लिए खुश होके। तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, सेल बुक कर लूंगा? रिकॉर्ड तो करूंगा पर सेल बुक नहीं करूंगा। सेल तो अगले साल की है ना, इस साल तो एडवांस मिला है। ओके, तो ऐसी चीज जब हो रही होती है तो अक्रूवल की बात हो रही होती है। इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक प्लेस। Transactions are recorded in the financial year when they takes place, not when settlement in money takes place. पैसा आ जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है सेल आज हो गई है, आज तो पैसा आया है, सेल तो अगले साल होगी। ओके, ये होता है हमारा अक्रूवल का कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपको अलग अलग चीजें दिखती है बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, अक्रूड इनकम, वो सब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, जो हमने डिस्कस किया था। क्या किया था? ये कैपिटल होती है, ये लाइबिलिटी होती है, ये सारे हमारे असेट होते हैं।
और क्या इक्वेशन होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ये सब टोटल बराबर होते हैं, ये डोल एस्पेक्ट बोलता है। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट इज प्रूडेंस। अच्छा, प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया? एनीवन? नोबडी? प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार होना। ओके, इंटेलिजेंट होना, बैक्ड विथ फोरसाइटेडनेस, आगे का सोच पाना। इसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग के अंदर कि आप अपने लॉसेस को, आप अपनी लाइबिलिटीज को आज ही एंटिसिपेट कर लो, आज ही प्रिडिक्ट कर लो कि क्या मुझे लॉस हो सकते हैं, क्या मेरी लाइबिलिटीज आ सकती है। पर आप अपने फायदों को, आप अपने एसेट्स को आज ही एस्टिमेट मत करो। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मुझे कल कोई इनकम हो जाती है बढ़िया सी, तो मैं आज बैठ के नहीं सोचूंगा कि कल मुझे इनकम होने वाली है। कहने का मतलब, सरप्राइज एलिमेंट को हटा दो। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो सरप्राइज सरप्राइज सारे निकाल दो, शॉक सारे एब्जॉर्व कर लो आज ही। लाइबिलिटी आ गई तो मेरे लिए शॉक है, उसको आज ही एंटिसिपेट कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं, डेटर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पूरी बैलेंस शीट में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है एसेट साइड सर लैंड, डेट नहीं डेटर्स। में? डेटर। लैंड कौन बोल रहा है ये? सॉरी पर ठीक है, कोई बात नहीं। डेटर सबसे बड़ा अमाउंट है। तो जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा ना, मेरे को खुशी नहीं होगी देख के कि डेटर 2.5 लाख रुपए पे दिख रहा है। मुझे टेंशन हो जाएगा, नींद आनी बंद हो जाएगी मुझे कि अरे यार, डेटर से 2.5 लाख रुपए लेने बाकी है। तो अगर मैं प्रूडेंट हूंगा तो मैं इस पे प्रोविजन बना लूंगा। प्रोविजन क्या? बैड डेब्ट्स का। ये तो डूब सकता है, ऐसा एस्टिमेट कर लूंगा कि शायद इसमें से 10% पैसा मेरे पास आए ही नहीं। तो 25,000 रुपए का, 2.5 लाख का 10%, 25,000, इसका प्रोविजन बना लूंगा। तो आप कह सकते हो कि मैं प्रूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एस्टिमेट कर लिया कि ये इसमें बाद में कुछ इशू हो सकते हैं। फिर मेरे को वापस थोड़ा ऊपर आया तो मेरे को स्टॉक दिख गया। फिर मैंने सोचा अरे यार, जो मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ, जो मेरा स्टॉक है, उसकी तो अभी न्यूज में आ रहा था वैल्यू गिर गई है। ओके, ये तो कॉस्ट पे। अच्छा, स्टॉक किस पे वैल्यू होता है ये तो बता दो। Cost or NRV, whichever is less. परफेक्ट परफेक्ट, कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, ये क्या, ये कौन बोलता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अरे एएस पूछ रहा हूँ मैं, अभी जिसने बोला उसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। कौन सा एएस बोलता है? In days too. राइट, एएस टू बोल सकता हूँ। अभी मैं एएस पे आ जाता हूँ सबसे पहले। हम्म राइट, इन्वेंट्रीज वाला। वो बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये भी प्रूडेंस है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं मेरी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो गई। पता पड़ा ये 41,000 लिखा हुआ आ रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ 35,000 ही आ रहे हैं। तो उसको मैं आज ही मार्केट में डाउनग्रेड कर देता हूँ बुक्स में, इसको मैं 35,000 पे लेके आ जाऊंगा आज ही। ठीक है, ये भी प्रूडेंस है। होप अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रूडेंस को। इसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। कंजर्वेटिव। राइट, इसको कभी कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, कभी प्रूडेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है। राइट, गोइंग कंसर्न बोलता है ना कि बिजनेस तो चलता ही जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम एक एक साल में डिवाइड कर देते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? अरे आपको भी तो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे करके पढ़ाते थे। सीधा आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर सिक्स क्लास तक की परफॉर्मेंस थोड़ी मेजर कर लेते थे कि हाँ बच्चा 5 साल में पास हो गया है। हर साल देखते थे, राइट, फर्स्ट क्लास में कितना परसेंट बना, सेकंड में कितना बना, थर्ड में कितना बना। वैसे ही बिजनेस के साथ होता है, उसकी बिजनेस की लाइफ को फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसी को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट किसी को भी? सर एक नो बार सर। मुझे गोइंग कंसर्न फिर से बता दीजिए। ठीक है, गोइंग कंसर्न आपको वापस बता देते हैं। गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि बिजनेस चलता ही जाएगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ओके, ये सोच के हम अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस चलता ही जाएगा। ओके, अगर मैं ये सोच के अकाउंटिंग नहीं करता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई छोटे मोटे खर्चे, मान लो पेट्रोल का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट बाय कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी बाय कर ली। मैं इसका डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पाता अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस साल बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मैं फिर क्यों बाइफरकेट करूं कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है?
अरे ये तो एक साल के ऊपर का खर्चा है ना, प्लांट एंड मशीनरी तो मेरा सालों में काम आएगा, राइट, 5-10 साल तक काम आएगा, पर मैं तो बिजनेस ही बंद कर रहा हूँ। तो ये बाइफर्केशन ही नहीं हो पाता, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल इनकम में, रेवेन्यू इनकम में, राइट, ये बाइफर्केशन ही नहीं हो पाता। तो ये बाइफर्केशन इसी कॉन्सेप्ट से होता है, और ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस बोलता है कि बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। क्या अगला होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके रेवेन्यू जो है उनको उसी पीरियड में मैच कर दो जिसमें उसके एक्सपेंस हो रहे हैं, या वाइस वर्सा। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो बताता हूँ। मैं कैब ऑपरेटर हूँ मान लो, ठीक है, मैं प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए BMW लेके आया कि उनको इसके अंदर कैब सर्विस दूंगा, ठीक है, 1 CR की BMW आई। अब ये मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट कर लिए मान लो, 3 साल का लेके चलते हैं। पहले साल में 10 लाख रुपए कमा के दिए, दूसरे साल में फिर 10 लाख, तीसरे साल में फिर 10 लाख, मान लो ऐसा, ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड पे ले लिया, अब एक्सपेंस भी स्ट्रेट लाइन पे लो। एक्सपेंस मतलब 1 CR का एक्सपेंस हुआ था इसको बाय करने में, राइट, तो अब इसको भी ब्रेक करो। अच्छा, इस एक्सपेंस को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेप्रीसिएशन की बात कर रहा हूँ। ओके, मान लो एक X ईयर्स तक चलती है और हर साल मुझे लगता है 2-2 लाख रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसकी वैल्यू का गिरना, राइट, ये तो पुरानी हो गई थी। हाँ ओके, तो मान लो 2-2 लाख रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो मैं 2-2 लाख रुपए करके चार्ज करूंगा इसको। मैच कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरी इनकम आ गई, यहाँ मेरे एक्सपेंसेस आ गए, इनको मैंने मैच कर दिया कि जिसमें इनकम फॉल हो रही है जिस पीरियड में, धीरे धीरे करके उसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 लाख रुपए कमाए और यहाँ पे सीधा 1 करोड़ का एक्सपेंस बुक कर दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके बुक करूंगा। इसी को मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में भी, लाइफ में भी, और अकाउंटिंग में भी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेप्रिसिएशन में मान लो 2 मेथड होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, SLM और WDV। तो पहले साल मैंने SLM फॉलो किया, दूसरे साल मैंने WDV फॉलो कर लिया, तीसरे साल मैंने कहा यार नहीं, मूड नहीं हो रहा है, वापस से SLM फॉलो कर लेते हैं। तो ये मजाक नहीं चल रहा, ये कंसिस्टेंट ही नहीं है डेटा, राइट, हर बार फिगर्स अलग अलग आएंगे, डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट ही नहीं, कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। भाई चेंज करने का कोई रीजन होना चाहिए ना, हर साल थोड़ी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये तो वही वाली बात हो गई, 12th में साइंस ली थी, बाद में जाके CA कर लिया, फिर बाद में बोला कि नहीं मेरे को तो आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, राइट, ये वही वाली बात हो गई, कंपेरेबल नहीं है। तो मैं मेरे बिजनेस को किसी और बिजनेस से कंपेयर करना चाहूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने मेथड्स चेंज किए हैं। मैं मेरे खुद के बिजनेस को इस साल उसके पिछले साल वाले रेवेन्यू से कंपेयर करना चाहूंगा, पॉसिबल नहीं है, वहां पर WDV लगाया था, यहाँ SLM लगा दिया, तो बहुत इशू है यार। तो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके चलो। ओके, अकाउंटिंग ऐसा बोलती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो। मैं भी आपको बोलता हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो, रोज 10-20 न्यूमेरिकल रोज सॉल्व किया करो, रोज 10-20 MCQ सॉल्व किया करो। ओके, कंसिस्टेंट रहोगे तो कंपेरेबल रहोगे, रोज 10-10 किए, थोड़े दिन बाद 20-20 चालू कर दिए, तो पता चल गया कि हाँ यार 50% ग्रोथ आ गई है हमें, राइट। तो कंसिस्टेंट रहो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या चल रहा है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट बोथ आस्पेक्ट्स, अच्छा बोथ आस्पेक्ट्स की बात हो गई, आधे लोगों को तो यही क्लिक हो जाना चाहिए, दैट इज चेंज इन दी असेट एंड चेंज इन लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है, ड्यूल सर। राइट, 3 चीजों की बी बात हो गई। अरे पढ़ तो लेने दो कोई बात नहीं। तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, सबको पहले ही पता है, ड्यूल लग रहा है, मल्टीपल जगहों से क्रॉस हो गया, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और देख लेते हैं। अच्छा बताओ, इन दोनों सेंटेंस में कौन कौन से कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, पहला देखते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अदर अनदर, ये तो सब बता देना यार, अभी अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले, ये तो सब बताओगे। Accounting policy should not change कंसिस्टेंसी not another. सोच रहे हो यार अभी भी सर, सब। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल, अभी तो पढ़ा WDV SLM, राइट। ओ हाँ, तो कंसिस्टेंसी निरंतरता। हाँ राइट। नेक्स्ट इज
मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये भी देखो सब बताओगे। स्टूडेंट प्रूडेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिज्म। कंसिस्टेंसी मत लिख देना वहां पे जल्दी जल्दी में। प्रूडेंट को क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म, राइट। बताया था एग्जाम्पल देके डेटर का, राइट। बैलेंस शीट में सबसे बड़ा फिगर कौन सा था? डेटर का, 2.5 लाख रुपए वाला। उस पर 10% प्रोविजन बनाया था। तो प्रोविजन बनाने को क्या बोलते हैं? कि भाई प्रूडेंट है सामने वाला, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिव दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, ओके। चलो ये वाला बताओ। According to accept concept revenue credit सर अक्रूवल। accrual ओके, रेवेन्यू आर क्रेडिटेड टू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड वेदर दे हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। पहले तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि दूसरे पीरियड में क्रेडिट होनी चाहिए। वेदर, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जानी चाहिए कि अक्रूवल ही है, एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। कैश सेटलमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अक्रूवल, अक्रूवल क्या बोलता है? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक्स प्लेस इन द पीरियड इन विच दे टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट इन मनी टेक्स प्लेस, ओके। अच्छा, कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे सामने किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, मैं मान के चलूंगा कि ये तीनों तो फॉलो हुए ही हुए हैं। बाकी के हुए हो नहीं हुए हो कोई बात नहीं, ये तो मैं मान के चलूंगा, भले ही सामने वाला बता रहा हो कि नहीं। अगर वो नहीं बता रहा है तो ये इम्प्लाइड है कि ये फॉलो हुए हैं, यही अजम्पशन है, ठीक है। मान लिया मैंने कि ये फॉलो हुए हैं। पहला, एक तो बिजनेस गोइंग कंसर्न है। यार कौन बिजनेस बंद करने के लिए करता है बताओ मेरे को? सब चाहते हैं ना कि चले, तो मैं मान के चलूंगा कि इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हुए बने। सेकंड, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है, मैं मान के चलूंगा जब तक वो मुझे बताए नहीं। और तीसरा, मान के चलूंगा कि कंसिस्टेंट है, जैसे आप लोग हो। तो मैं मान के चलूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, 10-10 क्वेश्चन जरूर करोगे। मेरे को पता है कोई नहीं करने वाला, आधे लोग नहीं करने वाले, पर प्लीज सर ट्राई करना। हाँ जी बताओ। सर आज के लिए मतलब एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे जो आज आप पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक में मैं बता उसके? देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये कोर्स में जो नीचे ही नीचे आके ये वाला जो टेस्ट है ना, चैप्टर टेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हाँ वाला टेस्ट दे देना। 20 एक क्वेश्चन होंगे इसमें, 15-20 क्वेश्चन, ये वाला टेस्ट दे देना, ठीक है, क्लास के बाद। ओके सर पर ठीक एक बार लेक्चर्स जरूर देखना, जी ठीक है। और प्रैक्टिस करनी हो मान लो, ठीक है, तो ये लेक्चर्स पे जब क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे टेक टेस्ट आता है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस होते हैं। ये इसीलिए होते हैं कि अगर आपको सारे आ रहे हैं तो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बीकॉम ग्रेजुएट्स हो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। कभी लेक्चर देखने का मूड नहीं हो तो ये कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन देख लिया करो थोड़े बहुत, ठीक जी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ही हो जाएगा, भले मूड नहीं हो रहा होगा तो भी, ठीक है। ओके सर चलो इधर वापस आता हूँ। ये 3 अजम्पशन मैं मान के चलूंगा। अगर आपने ये फॉलो नहीं किए हैं तो इसको क्लियरली डिस्क्लोज कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटिंग ये बोलती है कि अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो इसको क्लियरली डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो टर्म्स होती है ना, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के केस में आप यूज करेंगे। गुड्स और सर्विसेज क्या? जिनमें हम डील करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो टी शर्ट मेरे लिए गुड्स हो गया। उसको बनाने के लिए क्लॉथ ला रहा हूँ, वो भी मेरे लिए गुड्स हो गया, मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। और थोड़ा बहुत टी शर्ट बना हुआ पड़ा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो भी मेरा गुड्स हो गया। क्या क्या बताया मैंने? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। WIP। WIP, राइट, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये सारे मेरे गुड्स में आ जाएंगे। तो ये जो टर्म्स होंगे ना, ये आप सिर्फ इनके लिए यूज करना। कहने का मतलब कि अगर मैं क्लॉथ बाय करते हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी क्या हूँ? टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो ये मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो अगर मैं क्लॉथ बाय करता हूँ तो आप उसी के लिए परचेज वर्ड यूज करोगे। ऐसा मत कर देना कि मैं मशीनरी बाय करके आ गया और आपने परचेज वर्ड यूज कर दिया। अरे मैं मशीनरी में थोड़ी डील कर रहा हूँ, राइट, ये तो मेरा असेट है। तो आप ये वाले वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के केस में यूज करेंगे, ठीक है। अगर बिजनेस की टर्म्स में मैंने किसी को टी शर्ट्स बेची हैं तो वो मेरा डेटर है, ठीक है। मान लो मैंने किसी को लोन दे दिया, पार्टिसिपेंट्स में मान लो प्रिया आ रही है, मैंने प्रिया को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, वो मेरी डेटर नहीं है, ओके। वो मेरा लोन्स एंड एडवांसेस है, मैंने उनको लोन दिया है, वो मेरे असेट है, डेटर नहीं है।
डेटर तब होंगी जब मैं उनको कोई टी शर्ट बेच दूंगा, क्योंकि मैं टी शर्ट्स में डील करता हूँ। होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। ओके, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाते टाइम ना सबसे ज्यादा इशू यही आता है। यहाँ पे दिखता है मशीनरी, यहाँ पे दिखता है वर्ड परचेज, तो यस। कभी कभी लोग उसको सीधा परचेज में डाल देते हैं। अरे परचेज में मशीनरी थोड़ी जाएगी, वो तो तब जाएगी जब मशीनरी मेरा गुड्स हो। ऐसा हो सकता है ना? मान लो मैं वॉशिंग मशीन डीलर हूँ, तो अब मशीनरी मेरा गुड्स हो गया, अब मैं परचेज वर्ड यूज कर सकता हूँ। पर अगर मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हूँ, तब मैं परचेज वर्ड्स तभी यूज करूंगा, डेटर सेल क्रेडिटर तभी यूज करूंगा जब वो क्लॉथ के रिलेशन में हो, ठीक है, या टी शर्ट के रिलेशन में। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। थोड़ा और देख लेते हैं, अक्रूड इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम तो ठीक है, चलो अक्रूड इनकम के बारे में बात करते हैं। अक्रूड इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो अर्न तो हमने कर ली है पर अभी तक रिसीव नहीं करी है। ये सब अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हैं, है ना? अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से ये सारी टर्म्स आई है। ओके, ऐसी इनकम जो मैंने अर्न कर ली है पर रिसीव नहीं करी है। सर ऐसा क्या हो सकता है? रेंट। मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ओके, मेरे पास एक शॉप है, मैंने उसको रेंट पे दे दी। मार्च महीने का रेंट है, ठीक है, मार्च महीना पूरा निकल गया, अभी तक रेंट ही नहीं दिया मुझे, ओके, टेनेंट ने। तो रेंट में कमा तो चुका हूँ, मार्च महीना तो पूरा निकल चुका है, मतलब मैंने अर्न तो कर लिया, पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ये अक्रूड इनकम है, ये मेरी एक असेट है। ओके। असेट क्यों है? क्योंकि मुझे फ्यूचर में रेंट मिलेगा कभी ना कभी। राइट आ गया, राइट, रेंट मिलेगा। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, जो मेरे लिए अक्रूड इनकम बन रही थी वो मेरे टेनेंट के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। बताता हूँ कैसे। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव, बट नॉट पेड, सॉरी, बट नॉट पेड। मतलब उसको क्या करना था, उसको मार्च महीने का रेंट मुझे देना था जो उसने दिया नहीं। कहने का मतलब ड्यू तो हो गया है, उसको मुझे देना है, उसकी लाइबिलिटी है, पर उसने अभी तक दिया नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी हम पहले यूज कर लेते हैं, राइट, जनरली, फिर उसके बाद उसका बिल पे करते हैं, तो ये हमेशा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनता है बुक्स में। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, मान लो मेरी एक और शॉप थी, वहां का टेनेंट बहुत बढ़िया था, वो मुझे बोलता था लो 2 महीने पहले ही ले जाओ पैसे, तो वो हमेशा मुझे एडवांस में रेंट दे देता था। हाँ। तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगी, ये मैंने अभी तक कमाई नहीं है, इसने मुझे एडवांस में दे दी है। ओके, ये मेरी लाइबिलिटी है। अभी आधे लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि अरे सर ये तो पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी कैसे हो गई, राइट। और ये अभी मान लो कि ये लाइबिलिटी है। मानने की मतलब पहले ही एडवांस में दे दिया उसे। एग्जैक्टली एडवांस है, हो सकता है वो मेरी सर्विस यूज ही नहीं करे ना, पॉसिबल है हाँ, ना। मान लो उसने मुझे पूरे साल का रेंट एडवांस में दे दिया, हो सकता है वो 2 महीने बाद छोड़ के चले जाए, तब तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना बाकी के 10 महीने का रेंट, राइट। तो मैं ऐसे एज ए लाइबिलिटी एक बार बुक्स में ले लूंगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा इसको इनकम बुक करता जाऊंगा। ओके, इसलिए इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, जो मेरे लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था वो मेरे टेनेंट के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस है। मेरा टेनेंट क्या बोल रहा होगा कि अरे मैंने अगले साल का जो खर्चा है मेरा रेंट का, वो उसको पूरा ही पे कर दिया, उसके लिए ये एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके लिए ये एक असेट है। क्यों? क्योंकि पहले। उसको आगे खर्चा नहीं करना है, उसने आज ही कर दिया। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तो क्लियर है सर, बाद में भूल नहीं बाद जाए। में पता नहीं, अच्छा ऐसा तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे ना, हम क्यूमुलेटिव रिविजन्स मारेंगे। जैसे अगली क्लास में मैं आऊंगा तो मैं आपको वापस जो इस लेक्चर में पढ़ा थोड़ा रिकॉल थोड़ा करवा थोड़ा वापस देंगे। उसका, हाँ, रिकॉल करवा दूँ, ठीक हाँ है। सर, ये हाँ, यस मैं सर। ट्राई करूंगा, देखो 1 घंटे की क्लास होती है, मैं कितना पढ़ा दूंगा, समझ रहे हो। मैं अगर बार बार ऐसे करने लग गया तो रोज के मेरे 20 मिनट इसमें जाएंगे, राइट। नहीं मैं सर, ये जो कॉन्सेप्ट वाला है ना चैप्टर, बस ये थोड़ा रिकॉल करवा दीजिएगा। ठीक है, डन बाकी हम डन रिकॉर्डिंग देखेंगे, डन दोबारा डन। देखने की जरूरत तो है। वही, क्योंकि रिकॉर्डिंग का पर्पस ये है कि बार बार आप उसको देख लें, ठीक है। हाँ बाकी मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है, थैंक ताकि आप भूले नहीं। यू। अच्छा चलो एक और चीज पढ़ लेते हैं, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। 2 रूल होते हैं देखो अकाउंटिंग करने के। सबसे पहला होता है मॉडर्न रूल, जो बहुत बढ़िया होता है। दूसरा होता है ट्रेडिशनल रूल, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको दोनों आने चाहिए, पर जब आप एंट्री कर रहे होगे हमेशा मॉडर्न रूल से करो, मेरे हिसाब से बहुत इजीली हो जाती है, बहुत सिंपल सिस्टम होता है। ट्रेडिशनल में बहुत कॉम्प्लिकेसी होती है। पर ट्रेडिशनल रूल में ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, वो पढ़ा था बीकॉम में, हाँ हाँ। पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, डायरेक्टली आ जाते हैं कभी कभी।
प्रिया पूछ रही है अकाउंट्स के नोट हिंदी में मिल जाएंगे। प्रिया, आपको इसके लिए जो आपके मेंटोर हैं जिनसे भी आप टच में हो आई एग्जाम भी में, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको गाइड कर पाएंगे इसके रिगार्डिंग। ओके। लक्ष्मी मैम से हाँ जी, बात तो कर लक्ष्मी लूंगी। मैम से बिल्कुल बात करनी होगी आपको इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो। तो आपको जब भी एंट्री बनानी है हमेशा मॉडर्न रूल के हिसाब से बनानी है। ओके, ट्रेडिशनल के हिसाब से मत बनाना एंट्री। ट्रेडिशनल को समझना बहुत अच्छे से, पर एंट्री मॉडर्न के हिसाब से बनाना, बहुत जल्दी बन जाएगी। ओके, तो देखो मॉडर्न रूल जो होता है ना, वो अकाउंट्स को इन पार्ट्स में क्लासिफाई कर देता है: असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अच्छा, असेट और एक्सपेंस का ऑपरेशन दोनों एक जैसा होता है। जब भी असेट और एक्सपेंस बढ़ रहे होते हैं डेबिट हो जाते हैं, गिर रहे होते हैं क्रेडिट हो जाते हैं। कहने का मतलब, मैं मशीनरी लेके गया तो मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया, मैं उसको डेबिट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस बढ़ गए, डेबिट कर दूंगा। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का नेचर एक जैसा होता है। लायबिलिटी बढ़ रही हो क्रेडिट कर दो, कैपिटल बढ़ रही हो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्रेडिट कर दो। रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स हो गई, क्रेडिट कर दो। कहने का मतलब मैंने लोन ले लिया बैंक से, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, उसको क्रेडिट कर दो। कैपिटल, कैपिटल को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपिटल कब बढ़ेगी? बिजनेस में, जब मैं और लेके आऊंगा, राइट, क्रेडिट कर दो। रेवेन्यू, सेल्स जब भी हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल, एकदम स्ट्रेट रूल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ओके, पर कभी भी जर्नल एंट्री बनाने से पहले ये 4 चीजें फॉलो करना। जल्दी जल्दी में जर्नल एंट्री मत बनाना, गलती हो जाएगी। सबसे पहले देखना नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये देखना कि मैं किस चीज में डील करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ तो टी शर्ट मेरा गुड्स हो जाएगा, पर अगर मैं वॉशिंग मशीन में डील करता हूँ तो वॉशिंग मशीन मेरे गुड्स हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पहले लेना। पता पड़ा पैराग्राफ आया ऊपर, ठीक है, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि वो वॉशिंग मशीन का मैन्युफैक्चरर है, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ था कि उसने वॉशिंग मशीन परचेज कर ली। आपने फर्स्ट लाइन को ध्यान ही नहीं दिया, बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया, थर्ड लाइन में देखा अच्छा वॉशिंग मशीन परचेज हुई है, एंट्री मार दी मशीनरी अकाउंट डेबिट, गलत हो जाएगा। क्योंकि मशीनरी उसके लिए फिक्स एसेट है ही नहीं, जो आप मशीनरी का नाम यूज नहीं कर सकते, राइट। आपको परचेज वर्ड यूज करना पड़ेगा उस केस में। तो बहुत डिलीजेंटली डील करना है इस चीज से। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस आप सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या क्या अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में आया मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, यहाँ पे 2 अकाउंट दिख रहे हैं मुझे, मशीनरी और कैश। प्रोवाइडेड दैट मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, मशीन वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ। तो यहाँ 2 अकाउंट दिख गए मुझे। पहला तो आ गया मशीन, ये मेरा फिक्स एसेट बन जाएगा, और कैश, ये भी मेरा करंट एसेट होता है। ये दोनों अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। मशीनरी बिजनेस में आ रही है, मतलब असेट का बैलेंस बढ़ रहा है, मशीनरी को डेबिट कर देता हूँ। कैश तो पे कर रहा हूँ, कैश तो जा रहा है, तो टू कैश कर देता हूँ क्रेडिट। अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हुए हैं ये देखना है, उसके बाद उनको क्लासीफाई करना है असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में। यहाँ पे जब आपको ध्यान हो, तो मैंने मशीनरी की बात करी तो मैंने इसको पहले सोचा कि अच्छा ये असेट है, पहले इसको क्लासीफाई कर दिया असेट। क्योंकि असेट में नहीं ले जाऊंगा तब तक मेरा रूल लगेगा कैसे, क्लासीफाई नहीं करूंगा तब तक रूल कैसे लगेगा, राइट। अभी के लिए ये सिर्फ मेरे लिए एक स्टेटमेंट है, ट्रांजेक्शन है। इसको अगर मॉडर्न रूल अप्लाई करना है तो पहले मेरे को इसके अकाउंट्स अलग करने पड़े होंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, फिर उन अकाउंट्स को इसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। मशीनरी मेरा असेट है, कैश मेरा अगेन असेट है। अब क्लियर हो गया कि अच्छा मशीनरी बढ़ रही है, डेबिट कर दो। अच्छा कैश भी असेट है, कैश गिर रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई भी डाउट? नो डाउट। ओके, पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखोगे, फिर लाइन में से अकाउंट्स निकालोगे, उन अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दोगे असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल में, और फिर रूल फॉलो करोगे, मॉडर्न रूल। ठीक है, ओके। चलो, कुछ वैसे टाइम हो गया हमारी क्लास का, पर हम कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। ट्रेडिशनल रूल हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी ऐसा वर्ड आए, कौन कौन बोला कैपिटल? वैश्विक। परफेक्ट, कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब पहला पहला वर्ड जो आया बिजनेस आया, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। दूसरा वर्ड जो आया कैश आया, कैश। ठीक है।
अब ये क्रेडिट राइट, अब मैं पहले क्लासिफाई कर लेता हूँ। अकाउंट्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस आइडेंटिफाई करना था, चलो मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ। अब सर अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने थे, कर लिया अकाउंट्स, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अब इन अकाउंट्स को मुझे क्लासिफाई करना था। अच्छा, बिजनेस जो है मतलब कैपिटल जो है वो तो सीधा कैपिटल में चली जाएगी, और कैश जो है वो मेरा असेट में चला जाएगा। परफेक्ट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश मेरा बढ़ रहा है क्योंकि असेट आया है, कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल भी मेरी बढ़ रही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो कैपिटल सही। जब भी बढ़ती है मैं क्रेडिट करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इजी है। यस सर। चलो हम्म। और बात करते हैं एंट्रीज की। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं? एक तो गुड्स आ रही है, हाँ ठीक है, परचेज बोल परचेज सकते हो गुड्स को आप, ठीक है, क्योंकि परचेज हो रहे हैं पर गुड्स। और कैश। और खरीद कैश। रहे हैं। अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है? मेरा गुड्स है, गुड्स यस। मेरी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। अब इसमें दोनों दोनों वो लग सकते हैं। कोई कह सकता है कि सर परचेज तो खर्चा है, ठीक है खर्चा है। कोई कह सकता है सर गुड्स आ रहे हैं मतलब इन्वेंट्री आ रही है, मतलब इन्वेंट्री तो एसेट है। दोनों चल जाएगी ना, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस जो दोनों होते हैं दोनों में डेबिट ही करना पड़ता है, राइट, जो भी बढ़ रहा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड्स आए, इन्वेंट्री आई, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, उसको डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश जो है तो वो जा रहा है, राइट, कैश जा रहा है, और असेट जब भी गिरता है तो क्रेडिट हो जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश परचेज, ठीक है। इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इन कैश, पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, देखो जल्दी मत करो एंट्री मारने की कोई भी। सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, परफेक्ट है। और कैश क्या है? वापस असेट है। हाँ तो खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा, असेट जो खर्चा हो रहा है तो कैश जा रहा होगा, पैसे देने पड़ रहे होंगे, तो कैश डिक्रीज को हो रहा क्रेडिट कर दो, है। सिंपल है। तो एडवर्टीजमेंट कैश है। कैश। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहे हैं। परफेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स अकाउंट, क्या बात, क्या बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सैम। क्रेडिट है। आ रहे हैं गुड्स जा रहे हैं, Yes. जल्दी मत करो, जल्दी मत गुड्स करो, पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। गुड्स जा रहे हैं, और और मिस्टर मिस्टर सैम। सैम डेटर बन गया, Increase in मिस्टर सैम से debtors. लेना है बाद में, ठीक यस है। सर। गुड्स Increase असेट है, मिस्टर सैम भी assets. असेट है, डेटर है, तो मिस्टर हम्म सैम आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो। डेबिट कर गुड्स देंगे। जा रहे हैं तो टू उनको क्रेडिट, सेल्स। ठीक है, सर आई परफेक्ट। थिंक सेल्स हमेशा टू में ही जाती है ना ऑलवेज। कह सकते हैं आप, बिल्कुल सेल्स टू में जाती है, क्योंकि जब सेल्स हो रही होती है, ओके, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू होता है। हाँ सर। रेवेन्यू। तो जब भी बढ़ रही होती है तो आप उसको क्रेडिट ही करते हैं। जब गिर रही होती है मतलब सेल्स रिटर्न अगर आ गया तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यस सेल्स हो गई तो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न आ गया तो डेबिट हो जाएगा, हो ठीक है। जाएगा। और बिल्डिंग सर इसके परचेज, अपोजिट परचेज और परचेज रिटर्न का भी रहता है ना। एग्जैक्टली, परचेज और परचेज रिटर्न का भी सेम रहेगा। परचेज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, लेकिन परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब स्टॉक वापस बाहर जा रहा है हमारा, तो तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाए। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब तो यहाँ पे बहुत ध्यान से करना, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम बैंक, मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो कैपिटल में जाएगी। कैपिटल में चली Assets जाएगी। purchase. कैसे जाएगी? अच्छा एसेट्स Building में पहले ये assets में बताओ आएगा। कैपिटल में कैसे जाएगी, ये बताओ पहले। जाएगी सर, सो सॉरी। फिक्स असेट में जाएगी, ठीक है। जल्दी मत करो, देखो कोई भी एग्जाम में जितनी जल्दी करोगे एंट्री मारने की उतनी ज्यादा गलती होगी, ठीक है। पहले तो एक नंबर मिलेगा नहीं, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग में जो सही किया है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आराम से करो। बिल्डिंग मेरी फिक्स असेट है, ठीक है। अभी मेरी इन्वेंट्री नहीं है तो मैं परचेज वर्ड यूज नहीं करूंगा, ये मेरी फिक्स असेट है। बैंक वापस क्या है? मेरा असेट है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक। बैंक। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. कोई भी यस डाउट? सर। ठीक है, बिल्डिंग। सर हाँ जी बताइए। जैसे इसमें परचेज आया है तो इसने मतलब टी शर्ट के लिए ही मतलब अपने लिए यूज किया है ना, मतलब इसलिए हमने। बिल्डिंग की बात कर रहे हो? जी सर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर मैं टी शर्ट बाय करता तो मैं परचेज वर्ड यूज करता, यहाँ मैंने बिल्डिंग बाय कर लिया है, ठीक है। तो ये ये मेरा बिल्डिंग। एक फिक्स असेट है। जब मैं परचेज यूज कर रहा था वो मेरा एक करंट असेट था। देखो क्या होगा समझना, टी शर्ट जब मैंने बाय करी, ठीक है, तो बाय करके क्या करूंगा, उसको रखूंगा मैं, उसको 2-3 साल तक नहीं रखूंगा ना, नहीं। राइट, बेच दूंगा मैं तो उसको।
सेल करेंगे। इसी साल के अंदर बेच दूंगा उसको, तो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए लिया है। पर जो बिल्डिंग होती है उसको तो मैं रखूंगा, 10-20 साल रखूंगा, आराम से 50 साल रखूंगा, फिक्स है। तो वो फिक्स एसेट है। अब अगर मैंने यहाँ परचेज वर्ड यूज कर दिया तो वो तो चली जाएगी ट्रेडिंग P&L में, परचेज तो जी सर। तो जी खत्म हो सर। जाएगी, वहीं तो जाके कोई एक्सपेंस बुक हो स्टॉक जाएगी, अकाउंट ही खत्म हो फर्नीचर। जाएगा। पर अगर मैंने बिल्डिंग वर्ड यूज कर दिया तो ये मेरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, सर तो जो भी मेरे सर जैसे यहाँ कैपिटल, पे बिल्डिंग के अलावा मशीनरी फर्नीचर स्टॉक ये रहता तो भी मतलब तो भी आप उनके नाम से उनको डेबिट करते हैं। मशीन आता तो मशीन अकाउंट डेबिट, राइट। फर्नीचर आता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं उन वो मेरे खर्चे नहीं है, वो मेरे कैपिटल फिक्स असेट एक्सपेंडिचर है, है रेवेन्यू नहीं है, फिक्स असेट्स है, राइट। रेवेन्यू सर। एक्सपेंडिचर नहीं है मेरा। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में, अभी हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि अभी जी। किसी और की क्लास है नहीं, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। ठीक है, खर्चा हो तब तक रिकॉर्ड मत करना, खर्चा होना चाहिए, या पैसा आना चाहिए या खर्चा होना चाहिए। नेक्स्ट इज जर्नल। जर्नल क्या होती है? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होती है, यहाँ सबसे पहली रिकॉर्ड होता है, इसलिए प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। रिकॉर्ड कर लेने से कुछ नहीं होता, उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, लेजर को हम फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज समराइजेशन। समराइजेशन 3 तरीके से हो सकता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बनाते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रेडिंग P&L क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। सॉरी सॉरी, हाँ राइट राइट, ग्रॉस फाइनेंशियल, प्रॉफिट एंड परफेक्ट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर हाँ जी, बताइए। सर डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस ये हुआ मैडम कि यहाँ से तो निकलेगा प्रॉफिट, ठीक है, कि 1 करोड़ रुपए कमाए, और पोजीशन में मतलब पता चलेगा कि पोजीशन क्या है, कितने असेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है। यहाँ से पता चला कि 1 करोड़ की इनकम हुई है, यहाँ से पता चलेगा कि असेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है। हो सकता है ना कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ लेकिन मेरी फिर भी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो, क्योंकि मेरे ऊपर 20 करोड़ के लोन चल रहे हैं। क्लियर है? जी सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन है, इस पे डायरेक्ट MCQ आता है। ठीक है, आपके एनवीएस वाले पेपर में भी आया हुआ है डायरेक्ट MCQ। श्रीकांत कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया हुआ है, बताइए। सर ये बैलेंस शीट में जैसे आप कह रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब मींस फाइनेंशियल, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एसेट्स हमारी 2:1 की रेशियो में रहती है, 2:1, तो हम वैसे भी कह सकते हैं ना रेशियो के बेसिस में। कैसे कैसे 2:1 कैसे निकाल दिया आपने? सर मींस हमारी जो बिजनेस में होते हैं एसेट्स हमारी लाइबिलिटी की 2 गुना होती है ना मींस, तो हम तभी नहीं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। नहीं, असेट और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होती है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 2:1 तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो टू इज टू। सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, राइट। एसेट और लाइबिलिटी की बात करूं, कैपिटल को इग्नोर कर दूं। बोलो ना देखो, वैसे क्योंकि रेशियो एनालिसिस का मैटर है, अभी उसमें डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ रिवीजन करते हैं। पर मैं ओके। आपको अभी के लिए बता रहा हूँ कि असेट और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होती है, अलग नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 2:1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, जर्नल हमने देखा था, प्राइमरी एंट्री और क्रोनोलॉजी ऑर्डर, राइट, ये दो हमारे कीवर्ड्स थे लेजर के अंदर। फाइनल एंट्री बोलते हैं हम उसको, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। समराइजेशन करा ट्रायल बैलेंस में, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो गया, यहाँ से निकाली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ से निकाली फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन। अकाउंटिंग बुक कीपिंग में डिफरेंस देखा था, यहाँ तक का हमारा आ रहा था बुक कीपिंग में लेजर तक का। ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वाला, रिपोर्ट बनाने वाला समराइजेशन वाला आ रहा था अकाउंटिंग में। ठीक है, असेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी थी, ये दोनों आती है बैलेंस शीट में, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट देखी थी हमने, क्लासिफाई भी किया था, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लायबिलिटी में वापस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसलिए कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिखती है। गोइंग कंसर्न बोलता है बिजनेस चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क करते हैं। अक्रूवल बोलता है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट इन मनी टेक्स प्लेस। ठीक है, एडवांस। एडवांस, बिल्कुल। ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब ये डेबिट जो होता है वो क्रेडिट के बराबर होता है। प्रूडेंस बोलता है समझदार बनो, पहले एंटिसिपेट कर लो क्या नुकसान होने वाला है, डेटर के अंदर देख लो
कि पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं कंजर्वेटिव। मिलेगा। स्टॉक को कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू कर दो, ये प्रूडेंस बोलता है, इसका नाम कंजर्वेटिव भी होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड, ये बोलता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है, गोइंग कंसर्न बता रहा था कि बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है, तो उस पूरी लाइफ को छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में बाइफरकेट कर दो और परफॉर्मेंस में। फाइनेंशियल ईयर। राइट, फाइनेंशियल ईयर, परफेक्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बीएमडब्ल्यू का भी ले आए हो तो दोनों को मैच करो, उससे जो रेवेन्यू आ रहे हैं और उससे एक्सपेंसेस आ रहे हैं दोनों को मैच करो। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन पूरा धीरे धीरे करके चार्ज करो, एक ही झटके में पूरा खर्चा बुक मत कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, ये बोलता है कंसिस्टेंट रहो, ऐसे मत करो कभी एसएलएम कर दिया कभी डब्ल्यूटीवी कर दिया ठीक है, करो पर तभी करो जब जरूरत है। मान लो बहुत जरूरत है कि एसएलएम से डब्ल्यूटीवी पे आना है, कोई रेगुलेशन आ गया जो मुझे बोल रहा है कि भाई एसएलएम से डब्ल्यूटीवी पे आ जाओ, या मेरे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, तो एक बार आ जाओ, तो कोई वॉल्यूशन नहीं है कंसिस्टेंसी का। क्वेश्चन में दे सकते हैं तुमको कि अच्छा कोई रेगुलेशन आ गया कि एसएलएम से डब्ल्यूटीवी पे आना है, तो बताओ कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ कि नहीं। आधे लोग तो बोल देंगे हाँ सर ब्रेक ब्रेक हुआ। कर दिया, ब्रेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ बोल रहा है, आप बिना बात के चेंज कर रहे हो तो ब्रेक हुआ, ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ठीक। इस टाइप का, टेस्ट में आप आज देंगे ना वाला टेस्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने अजम्पशन पढ़े कि मैं मान के चलूंगा कि ये तीन चीजें तो है ही है, गोइंग कंसर्न बिजनेस है, अक्रूवल है, कंसिस्टेंसी है, अगर नहीं होगा तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद मैंने बताया कि ये चार वर्ड्स जो हैं हमेशा गुड्स और सर्विस के लिए यूज करना, परचेज, सेल, क्रेडिटर, डेटर। मान लो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर वो मशीन खरीद ली तो परचेज वर्ड यूज मत कर देना मशीन करना, क्योंकि वो मेरी गुड्स और सर्विस नहीं है। फिर हमने पढ़ा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अर्न कर ली है पर रिसीव नहीं हुई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा ड्यू तो हो गया है पर पे ही नहीं किया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अच्छा मेरे टेनेंट ने मुझे 1 लाख रुपए एक साथ दे दिए थे, इनकम मेरी एडवांस में आ गई, मेरी लाइबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसने एक ही बार में उसका पूरा एक्सपेंस सेटल कर दिया अगले साल का, प्रीपेड एक्सपेंस है, असेट है उसके लिए। मॉडर्न रूल बोलता है असेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ रहे हो इनको डेबिट कर दो, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी बढ़ रहे हो इनको क्रेडिट कर दो, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, जर्नल एंट्री मारने से पहले सबसे पहले देखना नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जल्दी मत करना, पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखना, फिर देखना अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, जो पूरी लाइन दे रखी हो ना उसमें से अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से हैं, अच्छा है परचेज है, अच्छा है कैश है, ऐसा। फिर उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना, असेट में, एक्सपेंस में, लाइबिलिटी में, कैपिटल में। क्यों क्लासिफाई करें सर? अरे क्लासिफाई नहीं करोगे तो यहाँ पे कैसे आओगे, राइट। फिर रूल लगाना, रूल लगाने की जल्दी मत करना कि अच्छा ये एसेट है ठीक है डेबिट कर दो, इसको फॉलो करना। वैसे भी एक दो ही क्वेश्चन आने हैं जर्नल एंट्री के, एक दो तो ध्यान से करो, कौन से 10 आने हैं, ठीक है। होप आपको यहाँ तक एक दो क्लियर होगा। लाइन। यस पढ़, सर। क्लियर है सर। ओके।